नमस्कार। अ, आज के क्लास में हम लोग समीक्षावाद की आलोचना करने जा रहे हैं। समीक्षावाद का जो सिद्धांत था, उसके हर पहलुओं पे चर्चा करते हुए हम लोग उसकी आलोचना करेंगे। समीक्षावाद की जब बात हुई थी तो आपको सबसे पहले यह बताया गया था कि कांट ने ज्ञान की एक नई परिभाषा गढ़ी थी और कहा था कि ज्ञान संश्लेषणात्मक प्राग अनुभविक निर्णय होगा। इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि ज्ञान जो होगा वो संश्लेषण भी होगा और प्राग अनुभविक भी होगा। पहली बार कांट ने ऐसा कहा। तो इस बात की आलोचना होती है कि खास करके तर्कशास्त्र ऐसा मानता है कि जो ज्ञान संश्लेषणात्मक होगा वो प्राग अनुभविक हो ही नहीं सकता, और जो ज्ञान प्राग अनुभविक होगा वो संश्लेषणात्मक हो ही नहीं सकता। जब आप संश्लेषण और विश्लेषण के निर्णयों को थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि आखिर ये कहे क्या जाते हैं, यानी कि जब विधेय उद्देश्य के बारे में चर्चा करता है, विधेय उद्देश्य के बारे में कोई नई बात बतलाता है तो वो संश्लेषण हो जाता है, और जब विधेय उद्देश्य के बारे में कोई नई बात न बतलाए उसे हम विश्लेषणात्मक कथन कहते हैं। लेकिन कांट के अनुसार नई बात भी बताई जा रही है ज्ञान में, और वो अनिवार्यता भी है। तो साधारण ज्ञान के स्तर पर भी हम लोग इसका खंडन करेंगे कि आज अगर भौतिक विज्ञान की ही बात हम कर लें या किसी तरह के ज्ञान की हम बात कर लें, तो हम जिसे अनिवार्य कह रहे हैं कि अज्ञान अनिवार्य है, जैसे मैं गणितीय ज्ञान, जैसे बुद्धिवादी कहते थे कि यह अनिवार्य ज्ञान है, और उसमें अगर नवीनता नहीं जोड़ते थे तो वो ज्ञान अनिवार्य होता था। 2 + 2 = 4 वो होता था। लेकिन भौतिक विज्ञान का ज्ञान जो नवीनता की बात करता है, वो अगर कांट की तरह ज्ञान को नवीन और अनिवार्य दोनों मानने लगे तो बहुत मुश्किल में हम लोग पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि भौतिक विज्ञान में कोई भी ज्ञान निश्चित नहीं होता, लगातार संशोधन होते जाते हैं। पहले कुछ माना जाता था, आज कुछ और माना जाता है कि सत्य यह है। पहले सत्य कुछ और था, आज कुछ और है। तभी तो भौतिक विज्ञान नवीनता के बल पर टिका हुआ है कि ज्ञान नवीन होगा, प्रयास जारी रहेंगे। हम यह मान लेंगे कि नहीं, ज्ञान में नवीनता की अब बात नहीं रही, हमारा जो ज्ञान मिल गया हमें वो बस अब कुछ नवीनता नहीं होगा, तो सारे प्रयास ही विफल हो जाएंगे, प्रयास ही रुक जाएंगे। तो ज्ञान को एक ही साथ नवीन भी कहना और अनिवार्य भी कहना, यह कहीं से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होगा, नहीं होता है। फिर उससे आगे जब हम लोग बढ़े थे ज्ञान की परिभाषा से, तो चर्चा हुई थी कि 2 तरह का जगत है, एक न्यूमेना का और एक फिनोमेना का। फिनोमेना जगत की बात तो समझ में आती है कि हाँ, ये संवेदना जगत है, तो ज्ञान में संवेदनाएं के माध्यम से ज्ञान होती है, तो चलिए तो संवेदना जगत को हम जान सकते हैं। लेकिन जो न्यूमेना के बारे में कांट बतलाए, न्यूमेना जगत, उसकी बहुत आलोचना हुई कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ज्ञान बिना संवेदना का बनेगा ही नहीं, केवल बुद्धि विकल्प हो, संवेदना ना हो तो ज्ञान का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन आप जिस जगत की बात करते हैं, एक पारमार्थिक जगत की, न्यूमेना जगत की, तो क्या उसका संवेदना मिलता है? नहीं मिलता। जब नहीं मिलता तो उसका ज्ञान आपको कैसे होता है? हालांकि कांट ने अनुमान लगाया था, फिर बाद में नैतिक तर्कों के आधार पे वो माने कि नैतिक तर्क जो है वो हमें प्रेरित करते हैं न्यूमेना जगत को मानने के लिए, यानी जगत में नैतिकता को बचाए रखने के लिए
उस नोमेना को मानना ही पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं से ज्ञान और विश्वास दो बातें हो गई। आप विश्वास कर रहे हैं, कांट ने साफ शब्दों में कह दिया था कि नोमेना अज्ञेय है, अननोएबल है लेकिन हम उसे जान नहीं सकते। तो हेगेल एक दार्शनिक आते हैं जर्मनी के ही, वो कहते हैं कि यह कहना कि कुछ है लेकिन हम उसे जान नहीं सकते, यह कहने जैसा ही है कि आप उसे जान रहे हैं, आपको उसका ज्ञान हो रहा है। कुछ है, आपको उसका ज्ञान है, फिर उसको अज्ञेय क्यों बोल रहे हैं? और जब अज्ञेय नहीं बोलेंगे, ज्ञेय कहेंगे, तो आपका मौलिक सिद्धांत समीक्षावाद का कि बिना संवेदना का ज्ञान बनेगा नहीं, वो खंडित हो जाएगा, क्योंकि उसका संवेदना तो आपको मिल नहीं रहा। फिर महत्वपूर्ण आलोचना इस बात की होती है कि जैसे बुद्धिवादी कुछ चीजों को, कांट ने बुद्धिवादियों की आलोचना करते हुए कहा था कि लोग रूढ़िवादी हैं, लेकिन कांट भी बुद्धि के 12 विकल्पों को मान लेते हैं कि वो जन्मजात है। तो जो आलोचना कांट बुद्धिवादियों की किया करते थे, रूढ़िवादिता की किया करते थे, वही कांट पे भी लागू होती है। फिर जैसे अनुभववाद की आलोचना रूढ़िवादी कहकर कांट कहते थे कि यह थोड़ा यंत्रवादी है, तो यह यंत्रवादी विचार कांट के दर्शन में भी देखने को आता है। यह बिना प्रमाण के ऐसा मानते हैं कि हाँ, ज्ञान संवेदनाओं का ज्ञान हमें होता है, संवेदनाओं का अनुभव होता है और वहां से ज्ञान की शुरुआत होती है। संवेदना ऐसे ऐसे आती हैं देश काल से होते हुए बुद्धि के 12 विकल्पों में जाके फिर प्रज्ञा उनको मिलाकर निर्णय बनाती। ये जो तरीका कांट बताए, ये भी तो यंत्रवादी ही है। इसके लिए भी जो यह प्रमाण देते हैं या ये जो बात करते हैं कांट, वह उचित प्रतीत नहीं होता। जो आलोचना रूढ़िवादिता की, अनुभववाद की हो रही थी, वही आलोचना कांट की भी होगी। अच्छा, एक चौथी आलोचना जो सबसे महत्वपूर्ण आलोचना है, वह यह कि कांट कहते हैं कि संवेदनाओं का हमें, यानी कि जो बाह्य जगत है, जो संवेदनाओं का जगत है, उस रूप में उसका ज्ञान हमें हो ही नहीं सकता, नहीं होता। क्यों? क्योंकि संवेदनाएं असंबद्ध होती हैं, उनको संबद्ध बुद्धि के विकल्प करते हैं, सिस्टमाइज। और ज्ञान जब तक सिस्टमाइज, संवेदनाएं अगर सिस्टमाइज नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा कांट के अनुसार। बाद में आप देखेंगे कि जेम्स ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने ये विरोध भी किया था कि संवेदनाएं सिस्टमाइज होती हैं, मतलब तरीके से होती हैं। आप यह कह के बुद्धि विकल्प को स्वीकार कर रहे हैं कि ज्ञान संवेदनाओं का तभी होगा जब वो सिस्टमाइज रहेंगी। तो जेम्स कहते हैं, दिखाते हैं कि संवेदनाएं भी सिस्टमाइज होती हैं। तो इस बात को थोड़ी देर के लिए रोक के इस आलोचना को हम लोग ये देखें कि संवेदना जगत असंबद्ध होती है, सिस्टमाइज नहीं होती हैं। इसलिए कांट ने बुद्धि विकल्प की बात की कि जो हमें सिस्टम समझ में आता है ज्ञान में, वो संवेदनाओं का के कारण नहीं है, वो बुद्धि के विकल्प के कारण है। संवेदनाएं केवल रॉ मटेरियल है। अपने आप में यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि हमें जो ज्ञान जिस वस्तु का हो रहा है, वह उस वस्तु का रियल ज्ञान नहीं है। क्योंकि रियल तो जो संवेदना जगत है, उसका रियल ज्ञान तो होता है जब बुद्धि के विकल्प नहीं होते। हमें जो ज्ञान मिल रहा है वह बुद्धि के विकल्पों में ढला हुआ ज्ञान है। ओरिजिनल संवेदना का ज्ञान हमें नहीं होता। यह कहना इस बात को प्रदर्शित करना है कि बाह्य जगत का, अपने आप में बाह्य जगत क्या है, यह संवेदना जगत क्या है, इसका ज्ञान हमें नहीं होता। कांट ऐसा मानते हैं स्पष्ट रूप में कि हमें जो जगत है, संवेदनाओं का अपने आप में संवेदनाएं क्या है, इसका ज्ञान हमें नहीं होता। तो यह बहुत ही आलोचना का विषय होगा कि हम साधारण जो जीवन जीते हैं, जो हम देखते हैं बाहर की चीजों को, और कोई कहे कि नहीं, आप ये बुद्धि विकल्प में ढला हुआ ज्ञान आपका है, रियल में वो नॉलेज हो रहा है, वो नहीं है आपका, उस वस्तु रियल में ऐसी नहीं है।
तो जो आलोचना बुद्धिवाद की होती थी, अनुभववाद की होती थी, वही आलोचना यहां भी दिख रही है। अपने आप में जो संवेदना जगत है उसका ज्ञान हमें नहीं होता। इस प्रकार कांट का जो दर्शन है, कांट की समीक्षा में यह बात बहुत ही समीचीन समझिए कि कांट का दर्शन बहुत विस्तार है दर्शन का, और ये जो आलोचना हुई, इस आलोचना को सही मानते हुए भी कांट फिर बाद में एक दूसरा बुक लिखते हैं और उसमें वो न्यूमेना जगत को नैतिक तर्कों के आधार पे, और ऐसा नहीं है कि वो जो तर्क थे उनके नैतिक तर्क वो बहुत आसानी से झुठलाए जा सके। कांट बहुत ही महान दार्शनिक माने जाते हैं और उनका दर्शन जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पाश्चात्य दर्शन में जब आप कांट का दर्शन पढ़ेंगे तो मतलब कांट का दर्शन आप जितना दर्शन पाश्चात्य दर्शन में थैली से शुरू करके और आप जो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में हेगल तक आएंगे, फिर आप समकालीन में जाएंगे, कांट जैसा महत्वपूर्ण दार्शनिक कम मिलेंगे आपको। इसलिए कि कांट ने अपने दर्शन में हर एक एंगल पे विचार किया था। ऐसा कोई विचार ऐसा नहीं था कांट का कि उन्होंने यूं ही कह दिया हो और कह के और उसको विश्लेषित न करें, आगे बढ़ जाएं। हर बात को तरीके से रखना, पहले ज्ञान की परिभाषा देना, फिर अनुभव और बुद्धि को मिलाने की बात केवल नहीं कहना, यह बताना, प्रमाणित करना, इसको दिखाना, सूक्ष्मता से विश्लेषण करना कि संवेदनाएं हैं, फिर देश और काल के दो विकल्प हैं, उनके माध्यम से ज्ञान हमारे अंदर आते हैं। बुद्धि में अंडरस्टैंडिंग के 12 विकल्प में जाके फिर प्रज्ञा के 3 प्रत्यय हैं, उनमें उनसे ज्ञान का निर्माण होता है। तो और फिर बाद में चल के नोवेना जगत को नैतिकता के आधार पे मानना, यह बतलाता है कि कांट का दर्शन की आलोचना या इनके दर्शन को आप उपयोगी यूं ही नहीं नकार सकते कि उपयोगी दर्शन नहीं है या महत्वपूर्ण दर्शन नहीं है। कांट का दर्शन, कांट का एथिक्स जो है वो बहुत ही फेमस है। कांट का नीति शास्त्र बहुत ही फेमस है दर्शन जगत में। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि चूंकि दर्शन विज्ञान तो है नहीं कि यह पूरी तरह से प्रमाणित करके दिखाए, एक जिज्ञासा को शांत करने का बौद्धिक तार्किक प्रयास है। तो अगर आप बौद्धिक प्रयास की बात करेंगे, कांट के दर्शन को आप उसमें पूरी तरह से फिट मानेंगे। थोड़ी बहुत आलोचनाएं हुई हैं, लेकिन जिस वैज्ञानिक तरीके से कांट ने अपने दर्शन को प्रस्तुत किया है वह प्रशंसनीय है।